नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और ये हमारा है बायोलॉजी क्लास 11th का आज सेशन है। 11th का ये सेशन चल रहा है और नीट के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और चैप्टर 22 रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। जो रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण यानी हार्मोनल जो नियंत्रण होता है, समन्वय होता है, उनका एकीकरण होता है, उसके बारे में इसमें पूरा का पूरा कंप्लीट किया गया है। इसमें हम पढ़ेंगे आज जो ये हमारा जो होता है रासायनिक इम्यूनि जो सिस्टम होता है, हमारा तंत्रिकीय सिस्टम पढ़ेंगे हम। हार्मोनल जो सिस्टम होता है उसको पढ़ेंगे। इसमें पीनियल ग्रंथि पढ़ेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे। इन सभी को आज हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस लेक्चर को, इस वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिए, जिससे हमारे प्रत्येक सेशन की, प्रत्येक अपडेट की आप तक जानकारी पहुंचती रहे। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम आज के इस लेक्चर की। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं हम आज के इस लेक्चर का। चलिए, तो इसमें सबसे पहले हमें जो देखना है इसमें वो हैगा कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन्स कौन कौन से होती हैं। यानी जो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं और जो हार्मोन्स होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, इसमें हमें उसके बारे में बात करनी है। चलिए चलिए करते हैं शुरुआत। अब हमें देखना है अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जो अंतःस्रावी ग्लैंड होती हैं, उनमें अस्थियां किसी प्रकार की भी कोई भी अस्थि नहीं पाई जाती। मतलब अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं उनमें अस्थियां नहीं होती, उनमें अस्थियां नहीं पाई जाती, अतः वे नलिका विहीन ग्रंथियां कहलाती हैं। मतलब ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनमें नलिका नहीं होती, वो नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। और इसके जो स्त्राव हार्मोन्स कहलाती हैं। हार्मोन्स की जो चिरसम्मत परिभाषा के अनुसार हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित रक्त में मुक्त किए जाने वाले रसायन हैं। मतलब अंतःस्रावी जो भी ग्लैंड्स होती हैं, अंतःस्रावी जो भी ग्रंथियां होती हैं, उनके द्वारा मुक्त किए जाने वाले स्त्राव होते हैं ये हार्मोन्स, जो कि दूरस्थ लक्ष्य अंग तक पहुंचे जाते हैं। मतलब जो कहीं भी इनका अंग लक्ष्य हो उस अक्ष तक ये आसानी से पहुंच जाते हैं। ठीक है। अब जो परंतु इस परिभाषा में अब रूपांतरित किया गया है, जिसके अनुसार हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाले जो अपोषक रसायन होती हैं, मतलब ये किस प्रकार के पोषक नहीं होते हैं, ये अपोषक रसायन होती हैं, ये अपोषक रसायन होते हैं। ठीक है, ये अपोषक रसायन होती हैं जो अंतराकोशिकीय संदेश वाहक के रूप में कार्य करती हैं। यह संदेश वाहक के रूप में ही कार्य करते हैं, ये संदेश वाहक होते हैं। ठीक है। अब इसकी नई परिभाषा के अंतर्गत पुनर्योजित अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो स्त्राव हार्मोन्स के अतिरिक्त जो कई नए अणु भी सम्मिलित हो जाते हैं। अकशेरुकियों में कम हार्मोन्स के साथ एक अंतःस्रावी तंत्र होता है, जबकि कशेरुकियों में ये रासायनिक हार्मोन्स होते हैं। रासायनिक हार्मोन्स के तरह कार्य कर उनके समन्वय की को स्थापित करते हैं, या मानव अंतःस्रावी तंत्र का वर्णन किया गया है। मतलब जो पूरे हार्मोन्सों का नियंत्रण, मतलब पूरी शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण, उनका समन्वय जो होता है वो किसके द्वारा होता है, वह हार्मोन्स के द्वारा होता है। इसको आप समझ के रखिए, वह हार्मोन्स के द्वारा होता है। अब इसमें एक पॉइंट और भी है। अब वो पॉइंट ये है कि जो मानव अंतःस्रावी तंत्र, इसमें हम पूरा डायग्राम दिए रखे हैं। उसका पूरा जो डायग्राम है उसको अगले पेज पर दिए रखे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमको इसमें क्या देखना है, मानव अंतःस्रावी जो तंत्र होता है वह क्या होता है।
ठीक है। देखो अंतःस्रावी ग्रंथियां और शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हार्मोन्स स्रावित करने वाली जो ऊतक कोशिकाएं मिलकर जो है अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करती हैं। मतलब जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जो शरीर के विभिन्न अंगों में जो ऊतक जो हार्मोन्स का स्राव करते हैं, वो सभी मिलकर एक अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करते हैं। नाम देखेंगे। पहली है पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड्स ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय, पैराथायराइड, थायराइड, थाइमस और जनन ग्रंथियां। नर में वृषण व मादा में अंडाशय। ये हमारे शरीर में जो सुनियोजित अंतःस्रावी अंग होती हैं, इन्हीं के द्वारा हार्मोन्स का स्त्रावण व निर्माण होता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अंग जैसे कि जठर आंत्रिय, जठर आंत्रिय से भी होता है, मार्ग होता है जठर आंत्रिय मार्ग, उसमें भी होता है यकृत, वृक्क, हृदय आदि भी हार्मोन्स का उत्पादन करते हैं। मानव शरीर की जो सभी प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों का तथा हाइपोथैलेमस की जो संरचना व उनके कार्य का संक्षिप्त विवरण अगले भाग में हम करने वाले हैं। लेकिन पहले हम उससे देखेंगे क्या ये वह भाग हैं जिनसे हार्मोन्स का निर्माण निर्माण होता है या फिर जिनसे हार्मोन्स का स्रावित होता है, स्त्रावण होता है, वह भाग हैं ये। अब इन भागों में देखिए आप एक एक कर प्रत्येक भाग को आप समझने की कोशिश करेंगे। पहला हैगा हाइपोथैलेमस। इससे बहुत सारे हार्मोन्स का नियंत्रण भी होता है, समन्वय भी होता है और स्रोत भी होती हैं और बहुत से सारों ये हार्मोन्स का निर्माण भी करते हैं। पीनियल ग्रंथि, इससे भी हार्मोन्स का निर्माण होता है। पीयूष ग्रंथि, ये मास्टर ग्रंथि, इससे तो होने वाले बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं उनका निर्माण होता है और इन पर सब पर जो नियंत्रण करता है वो हाइपोथैलेमस होता है। अब आता है थायराइड्स एवं पैराथायराइड्स ग्रंथि, इनसे हार्मोन्स का निर्माण होता है। अग्नाशय, अग्नाशय से भी जो है दो प्रकार के दो होते हैं, इससे हार्मोन्स उनका निर्माण होता है। और अधिवृक्क ग्रंथि से भी हार्मोन्स का निर्माण होता है। अंडाशय से भी हार्मोन्स का निर्माण होता है। वृषण से भी हार्मोन्स का निर्माण होता है। तो इन जो सभी भी इस डायग्राम में जो भी भाग दिए गए हैं उन सभी को आप अच्छे से देख लीजिए। इन सभी भागों से हार्मोन्स का निर्माण होता है। अब देखिए हाइपोथैलेमस, सबसे पहला पॉइंट हमारा लिया है हमने हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो होता है उससे भी हार्मोन्स का निर्माण होता है, बहुत बड़े स्तर पर होता है। चलिए वर्णन करते हैं हाइपोथैलेमस का। देखो जैसा कि आप जानते हैं कि हाइपोथैलेमस जो होता है डाइनिसिफेनॉल यानी अग्र मस्तिष्क पश्च भाग, अग्र मस्तिष्क पश्च भाग पर होता है। ये अग्र मस्तिष्क के पीछे वाले भाग पर होता है का आधार भाग होता है और यह शरीर के विविध प्रकार के कार्यों का नियंत्रण करता है। इसमें हार्मोन्स का उत्पादन करने वाली कई जो है तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती हैं। तंत्रिका स्रावी क्या होती हैं, कई इसमें तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें न्यूक्ली कहते हैं। ये हार्मोन्स जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। कहाँ से स्रावित होती हैं ये हार्मोन्स? ये जो सभी हार्मोन्स होते हैं वह सभी के सभी जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। और होने वाले हार्मोन्सों का संश्लेषण और उनका स्त्रावण जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्सों का जो उत्पन्न होते हैं उनका स्त्रावण भी करता है, उनका नियंत्रण भी हाइपोथैलेमस करता है। तो हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स हैं वे दो प्रकार के होते हैं। मोचक हार्मोन्स, पहला होता है मोचक हार्मोन्स जो कि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन से स्रावित को प्रेरित करती हैं। और निरोधी मोचक वह हार्मोन्स होते हैं जो अपने स्राव से दूसरे हार्मोन्सों के स्राव को प्रेरित कर दें। और अब इसमें जो दूसरा वर्ड आया है वह आया है निरोधी। तो निरोधी हार्मोन्स वह हार्मोन्स होते हैं जो दूसरे हार्मोन्सों के स्राव को बंद कर दें या फिर अवरोधित कर दें, वह हार्मोन्स होते हैं निरोधी हार्मोन्स जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स रोकते हैं। ठीक है। उदाहरणार्थ हाइपोथैलेमस से निकलने वाले जो गोनेडोट्रोपिन होता है, गोनेडोट्रोपिन जीएच गोनेडोट्रोपिन जो जीएचओ हार्मोन्स होता है, गोनेडोट्रोपिन वो मुक्तकारी हार्मोन्स होता है। इसके स्राव से बहुत सारे हार्मोन्सों का स्वतः ही स्राव होता है और स्वतः पीयूष ग्रंथि से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के संश्लेषण से एक स्राव को प्रेरित कर देता है जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। ठीक है।
अब पीयूष ग्रंथि अब वहीं दूसरी ओर जो हाइपोथैलेमस में स्रावित होने वाला जो है वो है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन एक वह हार्मोन्स होता है, इसको याद रखिए। जो स्टोटिन जो सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन्स होता है वह पीयूष ग्रंथि के जो वृद्धि हार्मोन्स है उनके स्राव को रोधित कर देता है, उनके स्राव को ये बंद कर देता है सोमेटोस्टेटिन। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, सोमेटोस्टेटिन को हम ही कर देते हैं। ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स होता है, एक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स होता है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स इसके स्राव को बढ़ा देता है, सोमेटोस्टेटिन होता है जो उसके स्राव को कम कर देता है। इसको याद रखे। चलिए अब हम देखेंगे कि पीयूष ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन्स का रोधन, और ये हार्मोन्स हाइपोथैलेमस में जो तंत्रिका कोशिकाओं से प्रारंभ होकर तंत्रिका से होते हुए तंत्रिका सिरों पर मुक्त कर दिए जाती हैं। यह हार्मोन्स निवाहिका परिवहन तंत्र द्वारा पीयूष ग्रंथि तक पहुंचते हैं और अग्र पीयूष ग्रंथि के कार्यों का नियमन पश्च पीयूष ग्रंथि का तंत्रिकीय नियमन व हाइपोथैलेमस के अधीन होता है। जो सभी ग्रंथियां होती हैं पश्च पीयूष ग्रंथि, उसके जो सभी हार्मोन्स होते हैं उनका जो नियंत्रण होता है वह हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। इसको समझ लीजिए आप। अब हमको पढ़ना है पीयूष ग्रंथि। अब हम किस पे देखेंगे? पीयूष ग्रंथि, जिसे बोलते हैं हम मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड जो होती है, या फिर से बोलेंगे हम पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड जो होती है वह होती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, चलिए अब पीयूष ग्रंथि के बारे में देखते हैं हम। पीयूष ग्रंथि क्या है, किस प्रकार से ये कार्य करती है। तो पीयूष ग्रंथि एक सैला जो टर्सिका नामक अस्थिल गुहा से स्थित होती है। सैला टर्सिका नामक एक अस्थिल, जो स्थिल नहीं होती है, उस गुहा में यह स्थित होती है पीयूष ग्रंथि। इसका चित्र हम अगले पेज पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्थित होती है और एक वृत्त का जो है हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। यह ग्रंथि का एक सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है कि ये हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? ये हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। इसी के कारण तो इस पर सारे जो नियंत्रण होते हैं वो हाइपोथैलेमस करता है। इसी वजह से इसमें जो है जो ग्रंथि है वो हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। और आंतरिकी के अनुसार पीयूष ग्रंथि जो है जो एडिनोहाइपोफायोसिस और न्यूरोहाइपोफायोसिस नामक दो भागों में विभाजित होती है। और जो हाइपोफोरेसिस दो भागों का बना होता है, पास डिस्टेलिस। हाँ, अब हम पीयूष ग्रंथि को दो भागों में विभाजित करके रखेंगे। अब हम पीयूष ग्रंथि को कितने भागों में? दो भागों में विभाजित करेंगे। पहला पार्श्व डिस्टेलिस, दूसरा दो नहीं तीन भागों में। पार्श्व डिस्टेलिस, पार्श्व इंटरमीडिया। पार्श्व डिस्टेलिस को साधारणतः अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं। जो पार्श्व डिस्टेलिस होता है उसको साधारणतः हम अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं। अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं। कौन सी ग्रंथि कहती हैं? अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं। चलिए एक पहले ऊपर लिख लीजिए जल्दी से पीयूष ग्रंथि कॉपी पर, और उसमें से तीन भाग बना लीजिए। पहले भाग पर लिख लीजिए अग्र पीयूष ग्रंथि। अब अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हम कुछ हार्मोन्स के बारे में आपको बताएंगे। चलो ठीक है, तो अग्र पीयूष ग्रंथि से जो स्रावित होती हैं वह हार्मोन्स हैं वृद्धि हार्मोन, जिसे हम बोलते हैं सोमेटोट्रोपिन। सोमेटोट्रोपिन पहला हार्मोन कौन सा है? सोमेटोट्रोपिन। वो वृद्धि निरोधक हार्मोन्स ये नहीं है, वो सोमेटोस्टेटिन था, ये सोमेटोट्रोपिन है। ये याद रखिए आप। सोमेटोट्रोपिन ये कौन सा आएगा? पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन्स है। वो भी जो है पार्श्व डिस्टेलिस द्वारा, पीयूष ग्रंथि के पार्श्व डिस्टेलिस भाग द्वारा स्रावित होने वाला ये हार्मोन्स है। पीयूष ग्रंथि के पार्श्व डिस्टेलिस भाग द्वारा स्रावित होने वाला ये हार्मोन्स है, जिसे हम बोलते हैं सोमेटोट्रोपिन। और ये वृद्धि हार्मोन्स होता है GH, गोमेट, जिसे हम गोनेडोट्रोपिन भी बोलते हैं। अब अगला देखिए प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन PRL, प्रोलैक्टिन, जिसे हम मेमोट्रोपिन बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? मेमोट्रोपिन। अब आता है थायराइड प्रेरक हार्मोन्स।
थायराइड प्रेरक हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन, थायराइड्स नहीं, थायराइड प्रेरक हार्मोन्स इसके द्वारा स्रावित होता है, जिसे बोलते हैं हम, कहां गया, थायराइड प्रेरक हार्मोन्स, ठीक है, TSH, थायराइड प्रेरक हार्मोन्स, TSH, थायराइड प्रेरक हार्मोन्स। एड्रीनो कार्टिकोट्रोफिक, एड्रीनियो कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स जो हैगा ACTH, जिसे हम कार्टिकोट्रोफिन बोलते हैं, कार्टिकोट्रोफिन। अब आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ये सभी जो हैं पार्स डिस्टेलिस द्वारा स्रावित होते हैं। आपने जो पॉइंट बनाया है पार्स डिस्टेलिस, उसमें इनको लिखने हैं, पार्स डिस्टेलिस, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जिसे बोलेंगे LH, पुटीका प्रेरक हार्मोन्स का स्रावण ये इन्हीं के द्वारा होता है। चलिए अब हमने पार्स डिस्टेलिस भाग को कंप्लीट कर रखा है, पार्स डिस्टेलिस भाग को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमको देखना है कि जो पार्स इंटरमीडिया है वो एक, अब दूसरा जो पॉइंट हमने बताया था, दूसरी जो लाइन हमने नीचे की ओर खिंचवाई थी, उसमें आप लिख लीजिए पार्स डिस्टेलिस, दूसरा भाग पार्स डिस्टेलिस, पार्स डिस्टेलिस से निकलने वाला जो हार्मोन्स है वह कौन सा है, वह कौन सा है, पार्स डिस्टेलिस द्वारा निकलने वाला, सॉरी पार्स इंटरमीडिया, सॉरी पार्स इंटरमीडिया द्वारा निकलने वाला एकमात्र हार्मोन्स होता है जिसे लेनोसाइड प्रेरक हार्मोन्स, लेनोसाइड प्रेरक हार्मोन्स MSH, 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 लेनोसाइड प्रेरक हार्मोन्स एकमात्र, जिसे हम बोलते हैं मेलेनोट्रोफिन, मेलेनोट्रोफिन, मेलेनोट्रोफिन एकमात्र ऐसा हार्मोन्स होता है जो पार्श्व इंटरमीडिया द्वारा स्रावित होता है, उसके द्वारा निकलता है। यह वह हार्मोन्स होता है जो पार्श्व इंटरमीडिया द्वारा निकलता है, जिसे हम बोलते हैं मेलेनोट्रोफिन, ठीक है। यद्यपि मानव में जो पार्श्व इंटरमीडिया है वो मध्य पिंड या पार्श्व डिस्टेलिस दूरस्थ पिंड से लगभग जुड़ा होता है। अब अगला जो पॉइंट है हमें देखना है पार्स नार्सोवा, जो तीसरी हेडिंग लिखवाई थी उस पर लिखिए आप पार्स नार्सोवा, पार्स नार्सोवा लिखिए उस पर। अब इसे हम पश्च पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, पार्स नार्सोवा को। ये हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित किए जाने वाले हार्मोन्स जो है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, लिखिए वहां पर ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन नामक दो हार्मोन्सों का स्रावण करती है, नामक दो हार्मोन्सों का स्रावण करती है। जो पार्श्व नार्सोवा होती है, पार्श्व नार्सोवा होती है, वह दो हार्मोन्सों का स्रावण करती है, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। तो अब हमने कंप्लीट कर रखे हैं जो 3 पॉइंट हमने बनाए थे। पहले ऊपर लिखा था पीयूष ग्रंथि, उससे 3 लाइन खींची थी, एक यहां, एक यहां, एक यहां। पहली में लिखा था हमने पार्स डिस्टेलिस, तो पार्स डिस्टेलिस से निकलने वाले सारे हार्मोन्सों को उसमें लिख रखा था हमने, वृद्धि हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन, मोनोट्रोपिन, थायराइड प्रेरक हार्मोन्स, एड्रियोनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स, कार्डियोट्रोपिन हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और पुटीरा प्रेरक हार्मोन्स, ये लिख के रखे थे हमने वहां पर। अब हमने जो दूसरी लाइन बना रखी थी उसमें हमने एकमात्र हार्मोन्स को लिखा था जिसका नाम होता है मेलेनोट्रोपिन, मेलेनोट्रोपिन लिख कर रखा था हमने दूसरे भाग पर, जिसको हम बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। तो पार्स इंटरमीडिया में क्या लिखना था, उसके नीचे हम लिखना था मेलेनोट्रोपिन। अब चौथा भाग, तीसरा भाग लिखना था हमको पार्स नार्सोवा। किसका भाग है ये, पीयूष ग्रंथि का। पार्स नार्सोवा से कौन से निकलते हैं, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, दो हार्मोन्स निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन निकलता है, वैसोप्रेसिन निकलता है। ये दो हार्मोन्स कहां से निकलते हैं, पार्स नार्सोवा से निकलते हैं। तो हमारे जो तीनों भाग थे जो पीयूष ग्रंथि के, वो तीनों के तीनों भाग कंप्लीट हो गए हैं। मतलब हमें याद करने का ट्रिक मिल गया है कि कौन से भाग से कौन सा हार्मोन्स निकलता है। तो जो पहला लिखा था हमने पार्स डिस्टेलिस, उससे सारे के सारे हार्मोन्स लिखे थे। फिर लिखा था हमने पार्स इंटरमीडिया, उससे हमने लिखा था एकमात्र हार्मोन जिसको हम बोलते हैं मेलेनोट्रोपिन, मेलेनोट्रोपिन लिखा था। फिर इसके बाद हमने लिखा था पार्स नार्सोवा, पार्स नार्सोवा से हमने देखा था दो हार्मोन्स निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, दो हार्मोन्सों का इसके द्वारा स्रावण होता है। तो अब हमने लिख लिया है, ये सारे के सारे हमने हार्मोन्सों को कंप्लीट कर लिया है। चलिए एक बार फिर देखते हैं कि जो पीयूष ग्रंथि है, सबसे पहले पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है, वह 3 भागों में विभक्त होती है।
पहला भाग उसका हैगा पार्स डिस्टेलिस। तो अब पार्स डिस्टेलिस से निकलने वाले हार्मोन्स हैं वृद्धि हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन, मेलानोट्रोपिन, थायराइड प्रेरक हार्मोन, जो एड्रीनोकार्डियोट्रोपिन हार्मोन्स या फिर कार्डियोकार्डियोट्रोपिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, पुटिका प्रेरक हार्मोन्स, ये सारे के सारे हार्मोन्स कहां से निकलते हैं? पार्स डिस्टेलिस से। अब दूसरा भाग लिखना है हमने, कौन सा लिखा था? पार्स इंटरमीडिया, उससे एकमात्र हार्मोन निकलता है सोमेट्रो वो कौन सा निकलता है? एकमात्र मेलानोट्रोपिन हार्मोन्स। अब जो तीसरा भाग लिखा था हमने, वो लिखा था कौन सा? पार्स नार्सोवा, उससे दो हार्मोन्स निकलते हैं, पहला ऑक्सीटोसिन, दूसरा वैसोप्रेसिन। सभी के सभी हमने याद कर लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद करके रख लीजिए आप। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर हमने क्या देख रखा है, इसमें ये डायग्राम जो है वो किसका हैगा? पीयूष ग्लैंड का, पिट्यूटरी ग्लैंड का हैगा, यानी कि पीयूष ग्रंथि का हैगा। तो इसमें क्या हैगा? सबसे पहले हाइपोथैलेमस द्वारा ये जॉइंड होती है, क्योंकि इसका नियंत्रण जो होता है वो हाइपोथैलेमस द्वारा ही होता है। हाइपोथैलेमस तंत्री कोशिकाएं होती हैं, निवाही का परिसंचरण तंत्र भी इसमें होता है, और पश्च परिवहन, मतलब ये एक मात्र ऐसी ग्रंथि होती है जिसमें के अंदर जो निवाही का परितंत्रण तंत्र होता है। अब आता है पीयूष ग्रंथि, इसे हम पश्च पीयूष ग्रंथि इसके नीचे होती है, ये वाली भाग जो पश्च पीयूष ग्रंथि, अग्र पीयूष ग्रंथि। और देखिए अब इसमें से जो अग्र पीयूष ग्रंथि है वो ये वाला भाग है, ये वाला भाग। यहां से क्या होता है, इसमें जो है वो सारे के सारे जो हार्मोन्स हमने लिखे लिए थे, वो जो ज्यादातर जो अग्र पीयूष ग्रंथि से निकल रहे थे वो सब इस भाग से निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। और जो पश्च भाग है इससे दो हार्मोन्स निकलते हैं, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। और जो मध्य भाग है वहां से एक ही हार्मोन्स निकलता है जिसे मोनोट्रोपिन बोलते हैं, मोनोट्रोपिन बोलते हैं, वह हार्मोन्स यहाँ से निकलता है। अब हमने इसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। अब इनके द्वारा स्त्रावित होता है, तो ये हार्मोन वास्तव में जो हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होते हैं, तंत्रिकाक्ष होते हुए ये पीयूष ग्रंथि में पहुंच जाती हैं, ठीक है। पश्च पीयूष ग्रंथि में पहुंच जाती हैं दोनों हार्मोन, कौन से? वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। अब आगे देखना है हमें वृद्धि हार्मोन जिसे हम बोलते हैं जीएच के अति स्राव में शरीर की जो असामान्यता वृद्धि हो जाती है, जिसमें कि जैसे जाइगेटिज्म होती है, जाइगेटिज्म यानी अतिकायकता, अतिकायकता भारी भरकम शरीर हो जाना, वो अतिकायकता इसी के कारण हो जाती है। कहते हैं इसमें अल्प स्राव से वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, मतलब इससे अतिकायकता यानी कि बहुत बड़े शरीर का बन जाना, बहुत ज़्यादा बड़े मनुष्य का एक निर्माण हो जाना, उसकी हाइट में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाना, अतिकायकता भारी भरकम शरीर होता है, अतिकायकता बोलता है। अब उसके बाद जो दूसरा इसका लक्षण होता है, अगर इसकी जीएच की कमी हो जाती है, जीएच जो हार्मोन्स होता है उसकी कमी हो जाती है, तो उससे एक और इसके अल्प स्रावण से एक और भी फिर रोग हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं क्या? बौनापन या वामनता। बौनापन या वामनता बोलते हैं, वह इसकी कमी के कारण रोग होता है। और इसकी वृद्धि के कारण जो रोग होता है वो से हम बोल देते हैं क्या? क्या बोलते हैं उसे? हम बोलते हैं अतिकायकता, ज्यादा बड़े शरीर का बन जाना, ठीक है। अब हो जाता है, इसमें आ जाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स स्तन ग्रंथियों में वृद्धि व उनके जो दुग्ध निर्माण होता है उसको नियंत्रित करता है। कौन सा? प्रोलैक्टिन जो हार्मोन्स होता है वह दुग्ध ग्रंथियों का निर्माण और उनके जो नियंत्रण होती हैं उन सभी पर वो कार्य करता है। अब आता है थायराइड ग्रंथि हार्मोन्स जो हैगा, पैराथायराइड ग्रंथि का कार्य जो है उसके थायराइड हार्मोन के संश्लेषण और स्राव को प्रेरित करता है। अब आ जाता है जो कार्डियोकोट्रोफिन हार्मोन था, जो ACTH, वो एड्रिनल बलकोट का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? एड्रिनल बलकोट का कार्य करता है, ठीक है। और यह ग्लूकोकार्डियोकाइड्स का निर्माण करता है नामक जो स्टीराइड हार्मोन्स होता है। तो हम पढ़ेंगे ये कितने प्रकार के, 3 प्रकार के हार्मोन्स होती हैं, स्टीराइड होते हैं, मोचक होते हैं और विरोधक, ये सब हार्मोन्स को हम इसकी क्रियाविधि में देखेंगे, ठीक है। अब गोनोट्रोपिन कहलाते हैं। तो नरों में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, नरों में कौन सा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे LH बोलते हैं। LH ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन्स होता है वह एंड्रोजेन नामक हार्मोन्स के संश्लेषण और स्त्रावण के लिए प्रेरित करता है, यानी जो वृषण से जो भी वो निकलता है हार्मोन्स वह होता है एंड्रोजेन, ठीक है। इसको याद रखिए। इस तरह के नरों में जो पुटिका प्रेरक हार्मोन्स और एंड्रोजन जो शुक्र जनन को नियंत्रित करता है। शुक्र जनन को नियंत्रित कौन करेगा? एंड्रोजन ही शुक्र जनन को नियंत्रित करता है। इसको भी आप याद रखिए। मादाओं में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से वो पूर्ण विकसित पुटिका यानी ग्राफियन पुटिका से निकलता है। कहां से निकलता है? ग्राफियन पुटिका से निकलता है, जो अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। और ग्राफियन जो पुटिका के बचे भाग में जो कार्पस लुटियम नामक जो कार्पस लुटियम भाग होता है, वहीं से इस हार्मोन्स का स्त्रावण होता है। मतलब जो एस्ट्रोजेन हैगा ये नर में भी निकलता है,
स्त्रावित होता है और मादा में भी होता है। नरों में ये होता है वृषणों से शुक्र जनन के लिए और मादाओं में ये होता है ग्राफियन पुट्टिका से जो है फॉलिकल के निर्माण के लिए। ठीक है, ग्राफिक पुट्टिका के निर्माण के लिए। तो ग्राफीय पुट्टिका से बचे भाग में कार्पस लुटियम से ये बनता है और पुट्टिका प्रेरक हार्मोन्स कहलाता है। ये पुट्टिका की वृद्धि करता है। मादाओं में अंडाशय पुट्टिकाओं की वृद्धि और परिवर्धन को भी ये प्रेरित करता है। ठीक है, ये हमने इनके बारे में पढ़ लिया। अब हमको जो देखना है वो हैगा मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन्स। कौन सा? मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन्स। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन्स जो होता है, जो मेलेनिन युक्त कोशिकाएं, मेलानिन एक वर्णक होता है जो त्वचा के रंग को बताने वाला हार्मोन्स होता है, जिसके कारण त्वचा में रंग आता है, काला, गोला, सफेद, सारे के जो रंग होते हैं वो मेलानिन के कारण आते हैं, त्वचा के रंग। ठीक है, प्रक्रियाशील होता है तथा यह त्वचा की वर्णकता का नियमन करता है। देख लिया, ये त्वचा की वर्णकता जो होती है उसका नियमन करता है। और ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर में जो चिकनी पेशियों का कार्य करता है, मतलब ऑक्सीटोसिन यहाँ से स्रावित होते हैं, चिकनी कोशिकाएं होती हैं और उनके संकुचन को भी, मतलब उनके चिकनी कोशिकाओं की जो पेशियों के कार्य यानी संकुचन को प्रेरित करता है। और मादाओं में यह प्रसव के समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको लिख कर रख लीजिए। या 11th नहीं, ये 12th में भी आपको काम आने वाले जो पार्ट है, ये 12th में भी काम आएगा। जो 12th में पार्ट है 3 है, जिसे मानव जनन जिसे कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें आपको ये काम आने वाला है। तो ठीक है, इसमें क्या होता है, जो संकुचन और दुग्ध ग्रंथियों, मतलब जो मादाओं में यह प्रसव, कौन सा? ऑक्सीटोसिन, इसको याद रखिए। ये मादाओं में यह प्रसव के समय गर्भाशयी पेशियों के संकुचन और दुग्ध ग्रंथियों से दूध के जो स्त्राव को प्रेरित करने वाला हार्मोन जो है वो है ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन, इसको याद रखिए, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, वो कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन है। ठीक है, अब इसमें बेसोप्रेनिन मुख्यतः वृद्धि की जो दूरस्थ सम्मिलित नलिकाओं से जल एवं आयनों के पुनर्अवशोषण को प्रेरित करता है। जो बेसोप्रेसिन हार्मोन्स होता है, बेसोप्रोसिन जो हार्मोन्स होता है, वो जो दूरस्थ सम्मिलित नलिका होती है जो हम वृक्क में पढ़ चुके हैं, उसमें जो आयनों का पुनर्अवशोषण होता है, उसमें काम करने वाला हार्मोन जो है वो बेसोप्रोसिन है। कौन सा हार्मोन है? बेसोप्रेसिन, जो आयनों के पुनर्अवशोषण में कार्य करता है, जैसे मूत्र के साथ जल का हाथ, यानी जैसे डाईयूरेसिस कम हो, मतलब एक रोग होता है डाईयूरेसिस, वह रोग ना हो सके इसके लिए वह आयनों का क्या करता है? पुनर्अवशोषण करता है। अतः इसे हम प्रतिमूत्र हार्मोन्स यानी एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स ADH भी कहते हैं। इस पॉइंट को भी क्लियर अभी के अभी अंडरलाइन कर लीजिए या फिर अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि जो प्रतिमूत्रल हार्मोन्स है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स ADH भी कहते हैं। किसको? बेसोप्रोसिन को कहते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स ADH भी किसे कहते हैं, इसको भी आप लिख के रख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं जो पीनियल ग्रंथि होती है उसके द्वारा स्त्रावित होने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है। चलिए आगे देखते हैं पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स। तो पीनियल ग्रंथि जो है अग्र मस्तिष्क होता है के पृष्ठीय यानी ऊपरी भाग में स्थित होती है। अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में ये स्थित होती है, वह होती है पीनियल ग्रंथि। ठीक है, अब पीनियल ग्रंथि जो है वो मेलेनोटोनिन हार्मोन्स का स्राव करती है। कौन सी हार्मोन्स करती है? मेलेनोटोनिन हार्मोन्स का स्रावित करती है पीनियल ग्रंथि। एकमात्र हार्मोन्स का स्त्रावण करती है जिसे बोलते हैं मेलेनोटोनिन नामक हार्मोन्स का ये स्त्रावण करती है पीनियल ग्रंथि। किसका? मेलेटोनिन एक हार्मोन्स है मेलेटोनिन 5 बार कीजिए, मेलेटोनिन। ये आपको याद हो जाएगा। मेलेटोनिन एकमात्र हार्मोन्स होता है जो पीनियल ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स होता है। ये जो हार्मोन्स होता है हमारे 24 घंटे की लय, जिसे बोलते हैं हम उठना, बैठना, जागना, खाना, पीना, सभी पर ये नियंत्रण करता है, वह हार्मोन्स होता है
मेलेटोनिन। वह हमारी जो 24 घंटा की जो क्रियाएं होती हैं उन पर नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स होता है मेलेटोनिन। शायद मैंने मेलेनोटोनिन भी पहले कह दिया है, वो गलत है, मेलेटोनिन है इसका। क्या है? मेलेटोनिन। चलिए, ये हार्मोन्स होता है, ये मेलेटोनिन हमारे शरीर की दैनिक लय यानी 24 घंटे के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। उदाहरण के लिए सोने जागने का चक्र, शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। इन सब को अतिरिक्त में जो मेलेटोनिन है वो उपापचय, वर्णकता जो होती है यानी कि त्वचा का रंग, इसमें भी होते हैं। मासिक जो आर्तव होता है, आर्तव चक्र होता है, उसमें जो प्रतिरक्षा क्षमता को भी यह प्रभावित करता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट था। चलिए, तो आज का हमारा ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप इसको याद करके रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको 11th से लेकर ये आपके जब तक आप पढ़ती हैं तब तक काम आने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। चलिए, आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम कल इसमें देखेंगे थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड और भी जो ग्लैंड्स हैं जिनको हमने उस डायग्राम में देख रखा था, सभी की सभी ग्लैंड को एक एक कर क्रम वाइज क्लियर करते चलेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।